जगार एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ ध्रुवांश को ही देखता जा रहा था। आखिर उसने अपना हुक्म का इक्का बाहर जो निकाल दिया था, और वो हुक्म का इक्का था एक और फौज की युद्धनीति की आत्मा, जिसका इस्तेमाल जगार ने पहले नहीं किया था। ध्रुवांश भी जगार की नजर देखता रहा, लेकिन उसने उससे कुछ नहीं कहा। अंदर ही अंदर ध्रुवांश भी थोड़ा हैरान तो हुआ था इस बात से कि जगार दोनों फौजों की युद्धनीतियां एक साथ कैसे काबू कर पाता था। वैसे तो वो दूसरी फौज जगार की असली फौज जितनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन दोनों युद्ध नीति की आत्माएं मिलने से बेइंतहा ताकत तो तैयार हो ही रही थी। इतने में जगार अपनी फौज के योद्धाओं के साथ आगे आया और वो तैयार हुआ सबसे पहले युद्ध जाल में घुसने के लिए। ऐसा करते हुए उसने खूंखार इरादा लिए सभी से कहा, सभी लोग मेरे पीछे आओ। और उसकी आवाज सुनते ही उसकी फौज का हर योद्धा आगे बढ़ने लगा और जगार के पीछे पीछे चला गया। इस बीच सिमी ने ध्रुवांश की तरफ देखते हुए कहा, ध्रुवांश, अगर तुम्हें भी मुझसे आगे जाना हो तो तुम भी ऐसा ही कर सकते हो। तब ध्रुवांश ने हंसते हुए उसकी बात का जवाब दिया, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे दिव्य मंडप दल पर भरोसा हो या ना हो, तुम पर थोड़ा भरोसा तो है, इसलिए मुझसे आगे तुम ही जा सकती हो। भले ही ध्रुवांश के अंदर भी सिमी को लेकर थोड़ा शक था, लेकिन वो जानता था कि उससे पहले जाने का ऐसा कोई फायदा नहीं था। वहीं जब सिमी ने ध्रुवांश की वो बात सुनी तो वो अपना सर हिलाने लगी। उसके बाद उसने अपनी नजरें घुमाते हुए जगार की विशालकाय फौज को देखा, जिसे देखकर अचानक सिमी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। लेकिन ये मुस्कुराहट सिर्फ एक पल के लिए थी, जिसे उसने तुरंत छुपा भी दिया। मगर इस वक्त ध्रुवांश और पक्षिका की नजर सिमी पर ही थी, इसलिए चाहे कोई और उसकी वो पल भर की मुस्कुराहट देख पाया हो या ना देख पाया हो, ध्रुवांश और पक्षिका ने तो उसे देख ही लिया था। बल्कि ध्रुवांश तो उस मुस्कुराहट से थोड़ा हैरान भी हुआ। तभी सिमी ने अपना हाथ उठाकर दिव्य मंडप दल की फौज को इशारा किया, जिसके बाद वो भी युद्धनीति की आत्मा तैयार करने लगे। ध्रुवांश की नजर जब उस फौज पर पड़ी तो उसने देखा कि उसमें 30,000 के आसपास योद्धा थे। इतना ही नहीं, सभी की शक्तियों से तैयार हुई युद्धनीति बेहद खतरनाक लग रही थी। ध्रुवांश को अचानक ही कुछ एहसास हुआ, जिसके चलते उसने धीमी आवाज में कहा, मतलब इससे पहले सिमी ने अपनी फौज की असली ताकत बाहर ही नहीं निकाली थी। ये बात ध्रुवांश को हैरान भी कर रही थी, क्योंकि इससे पहले दिखी ताकत ध्रुवांश की नजर में काफी ज्यादा थी। लेकिन अब जो कि सिमी ने अपनी फौज की असली ताकत बाहर निकाल दी थी, तब तो ध्रुवांश भी थोड़ा घबराने लगा। वहीं 30,000 योद्धाओं की शक्तियां एक साथ बाहर आते देख खुद जगार के चेहरे की मुस्कुराहट भी थोड़ी कम होने लगी। आखिर में उसने सिमी को समझाते हुए कहा, सिमी, जरा संभलना, तुम्हारी फौज में इतने सारे योद्धा हैं, कहीं उनकी शक्तियां संभालना तुम्हारे शरीर और आत्मा को ही तबाह ना कर दे। दरअसल युद्धनीति अगर बेकाबू हो जाए तो उसे इस्तेमाल करने वाले सेनापति के शरीर और उसकी अंतरात्मा तक को तबाह कर सकती थी, और जितने ज्यादा योद्धाओं की शक्तियां किसी युद्धनीति में होती, उसे संभालना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता। लेकिन जगार की बात सुनकर सिमी ने बड़े ही साफ अंदाज में कहा, तुम्हें इस बारे में कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है जगार। ध्रुवांश, हमारे सामने दिखता युद्ध जाल बहुत ज्यादा ताकतवर है। मेरे ख्याल से सिर्फ तुम्हारी अमर पक्षी फौज तो उसे किसी दिशा से जीत नहीं पाएगी। जगार की फौज ही ध्रुवांश की फौज से काफी ज्यादा थी। ऐसे में सिमी की 30,000 योद्धाओं वाली फौज से तो उसकी बराबरी करना बेवकूफी होती। इसलिए सिमी भी जानती थी कि सिर्फ अमर पक्षी फौज की शक्तियों के साथ ध्रुवांश उस मुश्किल पड़ाव को पार नहीं कर पाता। वहीं उसकी इस बात पर ध्रुवांश के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, जिसके बाद उसने अपने पास खड़े वजीरों से कहा, साथियों, मुझे आप सभी की थोड़ी मदद चाहिए होगी। वो सारे वजीर भी समझ गए थे कि ध्रुवांश किस तरह उनकी मदद चाह रहा था, इसलिए पहाड़ी वजीर ने एक नजर बाकी वजीरों की तरफ देख कर कहा, ध्रुवांश, हमें तो कोई ऐतराज नहीं है, तुम चाहो तो किसी भी फौज को अपने साथ शामिल कर लो, लेकिन क्या तुम इतनी ज्यादा ताकत संभाल पाओगे? इस पर ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं संभाल लूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात और, किसी एक की नहीं, मुझे आप सभी की फौजें चाहिए होंगी। और जैसे ही बाकी वजीरों ने ध्रुवांश का वो जवाब सुना तो सभी के चेहरों का रंग बदलने लगा। खुद फौज के योद्धा इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ध्रुवांश एक साथ 5 फौजें संभालने की बात कैसे कर रहा था। पक्षिका भी हैरानी के साथ ध्रुवांश को देखती रही, क्योंकि उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ध्रुवांश 5 फौजें एक साथ इस्तेमाल करने के बारे में सोचेगा। अगर बात तादाद की हो तो 5 फौजें मिलाने पर योद्धाओं की तादाद 30,000 से ज्यादा हो जाती। इतनी ज्यादा शक्तियों को काबू करना, वो भी तब जब इससे पहले ध्रुवांश ने ऐसा कुछ किया ही ना हो, वाकई जानलेवा साबित हो सकता था। इस वजह से सभी को उसकी फिक्र हो रही थी। इस बीच दूर खड़ी सिमी ने भी ध्रुवांश की वो बात सुनी थी और उसके चेहरे पर भी काफी ज्यादा हैरानी दिखने लगी। वहीं जगार तो गुरूर भरी आवाज में कहने लगा, लिखार, अगर ये लड़का सच में ऐसी कोशिश करेगा ना तो ये यहीं के यहीं मारा जाएगा। पहाड़ी वजीर और बाकी वजीर ध्रुवांश के चेहरे की शांति को देखते गए, जिसके बाद उन्होंने अपनी हैरानी काबू कर दोबारा एक दूसरे की तरफ देखा। आखिर में पहाड़ी वजीर ने मजबूरी के साथ कहा, ठीक है, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो हम सबकी फौजें कुछ देर के लिए तुम्हारी हुई। जाहिर सी बात थी कि वो ध्रुवांश को काफी वक्त से जानते थे, इसलिए उन्हें पता था कि ध्रुवांश बिना सोचे यूं ही कुछ भी नहीं कर सकता।
ध्रुवांश ने तो उनकी बात को नजरअंदाज किया, जिसके बाद उसने नक्काश दल की सारी फौजों को देखकर चिल्लाते हुए कहा, नक्काश दल के सभी योद्धाओं, अपनी शक्तियां निकालो, क्योंकि अब हम कुछ नया करने वाले हैं। और जैसे ही ध्रुवांश ने अपनी बात कही तो पांचों फौजों के ढेर सारे योद्धाओं ने अपनी अपनी शक्तियां एक झटके में बाहर निकालनी शुरू की। उनकी शक्तियां इकट्ठा होते देख बाकी सभी लोग भी हैरान होने लगे। देखा जाए तो पांचों फौजों के योद्धाओं की शक्तियां सिमी की फौज और जगार की फौज से भी ज्यादा थी। इतने में ध्रुवांश एक झटके में सभी योद्धाओं के सामने आ गया और उसने लोगों की हैरत भरी निगाहों के सामने मुस्कुरा कर कहा, जगार आगे बढ़ो, हम पीछे आते हैं। जब वो तीनों अपनी फौजें लेकर तैयार हो गए तो नक्काश दल और बाकी दोनों दलों के साथी दलों से भी 3 योद्धा बाहर आने लगे। इन तीनों योद्धाओं ने अपनी अपनी फौजों की शक्तियां बाहर निकाली और उन्हें युद्ध नीति में बदलने लगे। ये 3 वही योद्धा थे जो युद्ध जाल की चौथी दिशा को संभालने वाले थे। जगार इस वक्त ध्रुवांश को देख रहा था और उसकी आंखों में ऐसा यकीन था जैसे ध्रुवांश बहुत जल्द मरने वाला था। तभी जगार ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, ध्रुवांश राजवंशी, अगर तुमसे इतनी बड़ी फौज संभाली नहीं गई तो तुम मारे जाओगे और तब हमारे दलों की मेहनत और कुर्बानियों पर भी पानी फिर जाएगा। इसलिए जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो। शुरू से ही जगार नाकाम होने का सारा दोष ध्रुवांश पर डालना चाहता था, लेकिन ध्रुवांश ने तो मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, शायद तुमने देखा नहीं जगार, मेरी चादर भी बहुत बड़ी और मेरे पैर भी। अगर तुम्हें सच में किसी चीज की फिक्र करनी है तो वो इसकी करो कि सबसे आगे तुम और तुम्हारी फौज हो। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान भी तुम्हें ही हो सकता है। इतने में दूर खड़ी सिमी ने तुरंत दोनों से कहा, तुम दोनों कुछ देर के लिए लड़ना बंद करो, एक बार हम इस युद्ध जाल को तबाह कर दें, उसके बाद भले ही आपस में लड़ते रहना। उसकी बात सुनकर जगार ने अपना सिर हिलाया, जिसके बाद वो अपनी फौज के साथ आगे बढ़ने लगा। वो सारे योद्धा युद्ध जाल के करीब जाते हुए दिख रहे थे। वहीं उनके आगे बढ़ते ही सिमी और ध्रुवांश ने अपनी अपनी फौजों को आगे बढ़ने को कहा। इस बीच पक्षिका और बाकी वजीर ध्रुवांश के साथ आगे नहीं जा सकते थे, क्योंकि सिमी के मुताबिक ज्यादा ताकतवर लोगों को पीछे ही रहना था। ध्रुवांश को जाते देख पक्षिका ने चेहरे पर थोड़ी फिक्र के साथ कहा, संभल कर रहना ध्रुवांश, अगर तुमसे ये युद्ध जाल ना टूटे तो उसे छोड़कर वापस आ जाना। हमारे लिए अगर कुछ सबसे ज्यादा मायने रखता है तो वो है ये जंग जीतना, ना कि कोई मृत्यु खजाना हासिल करना। पक्षिका भी महसूस कर पा रही थी कि युद्ध जाल की ताकत और मजबूती कितनी ज्यादा थी। ऊपर से उसे यह भी डर सता रहा था कि ध्रुवांश 5 फौजों को एक साथ कैसे काबू करता। इसलिए उसने ध्रुवांश को समझाने की कोशिश की कि सबसे जरूरी उनके लिए जंग जीतना था, लेकिन उसकी बात सुनकर ध्रुवांश तो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगा। उसके पीछे 5 फौजों के योद्धा भी चलने लगे। सबसे आखिर में साथी दलों की फौज भी आगे बढ़ी। उन्हें देखकर ये समझ आ रहा था कि सभी सेनापतियों की फौजों में सबसे कमजोर ये चौथी फौज ही थी, जो साथी दलों के योद्धाओं से बनी थी। देखते ही देखते वो सारी फौजें युद्ध जाल के सामने पहुंच गईं और सबसे आगे खड़े जगार की आंखों में हल्की झिझक दिखी। लेकिन कुछ पलों बाद उसने गहरी सांस लेते हुए युद्ध नीति की आत्मा से उस जाल पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि वो और उसकी फौज भी आगे बढ़ने लगे और इसके तुरंत बाद बाकी सभी भी आगे बढ़ते दिखे। अंदर जाते हुए ध्रुवांश ने धीमी आवाज में खुद से कहा, चलो अब देख ही लेते हैं कि ये युद्ध जाल आखिर है कितना ताकतवर। फिर देखते ही देखते वो सारे योद्धा चारों दिशाओं में पट गए, जैसा कि उन्होंने पहले ही सोच रखा था। ध्रुवांश जब अपनी दिशा के सामने पहुंचा तो अचानक से एक काली रोशनी उसे बाहर आती हुई दिखी। इस रोशनी में ही लिपटी हुई थी एक बड़ी प्राचीन आवाज, जो ध्रुवांश के कानों में गूंजने लगी। इस युद्ध जाल को 4 आत्माओं से तैयार किया गया है। ये 4 आत्माएं हैं नीले ड्रैगन, सफेद बाघ, काला कछुआ और लाल पंछी की। सबसे पहला और सबसे ज्यादा ताकतवर है नीले ड्रैगन की आत्मा। इसलिए जो भी शख्स सबसे पहले इस युद्ध जाल में जाएगा उसे अपने आप नीले ड्रैगन के छोर पर भेज दिया जाएगा। दूसरे को भेजा जाएगा सफेद बाघ के पास, तीसरे को काले कछुए और चौथे को लाल पंछी के पास। इन चारों दिशाओं को पूरी तरह तबाह करने पर ही इस जाल को तोड़ा जा सकता है। ये जाल एक इम्तिहान है लेवीरिया के सबसे शक्तिशाली दलों के लिए। जो भी सर्वशक्तिशाली दल या योद्धा इस जाल के 4 इम्तिहान में से एक को जीतने में कामयाब होगा, वही मेरे सरदार से मिलने के काबिल माना जाएगा। उस प्राचीन आवाज को सुनकर ध्रुवांश काफी हैरान हुआ। उसे लगा नहीं था कि वो युद्ध जाल असल में प्राचीन जानवरों की आत्माओं से बनाया गया था। तब ध्रुवांश ने कुछ सोचकर कहा, मैं तीसरा हूं जो इस जाल के पास आया हूं। इसका मतलब मेरे सामने काले कछुए की आत्मा का इम्तिहान होगा। प्राचीन आवाज के मुताबिक सिमी और उसकी फौज सफेद बाघ इम्तिहान के सामने थी, यानी जगार सबसे शक्तिशाली और मुश्किल नीले ड्रैगन इम्तिहान में गया था। तभी ध्रुवांश को कुछ समझ आने लगा, जिसके चलते उसने कहा, 1 मिनट, मतलब सबसे आगे जाने वाले का इम्तिहान सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसलिए सिमी मुस्कुरा रही थी और उसने खुशी खुशी सबसे आगे जाने का हक जगार और उसकी फौज को दे दिया। बाप रे बाप, ये लड़की तो बहुत ज्यादा खुराफाती है। वो असल में सबसे पहले जाना ही नहीं चाहती थी,
और जानती थी कि खजाने के लालच में जगार सबसे पहले जाने की बात करता है। ध्रुवांश को अब सिमी की चाल अच्छी तरह समझ आ गई थी। कायदे से तो सिमी ने ध्रुवांश को भी मौका दिया था आगे जाने का, मगर किस्मत से ध्रुवांश ने उसके लिए राजी ना होकर खुद को बचा लिया था। वरना इस वक्त ध्रुवांश और उसकी फौज को तीसरे की बजाय दूसरे सबसे ताकतवर इम्तिहान से होकर गुजरना पड़ता। प्राचीन आवाज की बात पर थोड़ा और सोचने पर ध्रुवांश ने कहा, सिमी ने हमें गलत जानकारी दी थी इस युद्ध जाल की। असल में चारों दिशाओं के इम्तिहान एक साथ नहीं तबाह करने, बल्कि काम इससे भी चल जाएगा। अगर कोई अपनी दिशा का इम्तिहान जीत कर जाल में अंदर चला जाए, चारों में जो सबसे पहले अंदर जाएगा शायद उसे ही चक्रव्यूह की आत्मा मिल पाएगी। ये कहते हुए ध्रुवांश मुस्कुराने लगा, क्योंकि अब जाकर उसे सिमी का सारा खेल समझ आ गया था। बहुत सी जानकारी अपने पास रख सिमी ने बाकियों को झूठा बताया, और अब जो कि बाकियों को सच का पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी होती। कायदे से अगर उसकी चाल का कोई सबसे बड़ा शिकार हुआ था तो वो था जगार। इसका मतलब जगार इस वक्त गुस्से से आग बबूला हो रहा होता। एक तरह से जगार का वो अमानत हासिल करना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। तब ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, अच्छा ही हुआ उस जगार के साथ। सिमी, तुमने तो मुझे भी फंसाने की कोशिश की थी। चलो बाल बाल बचे। जहां ध्रुवांश के चेहरे पर हंसी थी, वहीं दूसरी दिशा में मौजूद जगार तक भी वो प्राचीन जानकारी पहुंच चुकी थी, जिसके तुरंत बाद वो गुस्से से लाल हो गया। आखिर में उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, सिमी, मैं भूलूंगा नहीं तुम्हारा ये षड्यंत्र। जैसे ही जगार चिल्लाया, उसके कुछ ही पलों बाद चारों दिशाओं के इम्तिहान खुलने लगे। इन दिशाओं में से खतरनाक और जानलेवा शक्तियां बाहर आती हुई महसूस हो रही थी, और एक पल बाद वो खूंखार चार दिशाओं वाला युद्ध जाल पूरी तरह खुल गया। ध्रुवांश ने भी गौर से अपने सामने देखा, जहां से उसे रोंगटे खड़े कर देने वाली युद्ध नीति की काली आत्मा बाहर आती दिखी। ये आत्मा पूरी तरह से काले रंग की थी, और उसका दबाव महसूस करते ही ध्रुवांश भी घबराने लगा। फिर एक झटके में ध्रुवांश ने अपने हाथ उठाकर फौज को इशारा करते हुए कहा, फिलहाल के लिए सिर्फ रक्तबाज फौज और अमरपक्षी फौज अपनी युद्ध नीति तैयार करें, लेकिन ऐसा जल्द से जल्द करें, वरना हम कुछ भी करने के लायक नहीं बचेंगे। आखिर कौन अपनी दिशा का इम्तिहान जीतकर चक्रव्यूह की अमानत तक पहुंचने में होगा कामयाब, और क्या सिमी की साजिश से जंग में आकाशदीप दल और दिव्य मंडप दल के बीच आ जाएगी कोई दरार? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।